अगर नमक बनाने पर भी सजा मिले, अगर सच बोलने पर लाठी पड़े और अगर देश से प्यार करने की कीमत फांसी हो, तो इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, वो रोंगटे खड़े कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये भाग भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरक, भावुक और निर्णायक पलों से भरा हुआ है। एक तरफ महात्मा गांधी का दांडी मार्च, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा, और दूसरी तरफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अमर शहादत, जिसने करोड़ों दिलों में क्रांति की आग जला दी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की आज़ादी की इस गौरवशाली यात्रा को। 61 साल का एक बूढ़ा आदमी, हाथ में लाठी, पैरों में चप्पल नहीं, और सामने 385 किलोमीटर का सफर। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये अंग्रेजी साम्राज्य को दी गई सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक चुनौती थी। अंग्रेजों ने नमक पर कानून बना दिया था। भारत का नमक भारतवासी नहीं बना सकते थे। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान इस अन्याय से रोज जूझ रहा था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की। 24 दिन, 385 किलोमीटर, और हर गांव में एक ही संदेश, स्वराज। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए। ये यात्रा एक मार्च नहीं रही, ये आंदोलन बन गई। 6 अप्रैल 1930 की सुबह दांडी के समुद्र तट पर महात्मा गांधी ने झुककर नमक उठाया और अंग्रेजी कानून टूट गया। पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। दुनिया ने ये सब देखा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा। टाइम मैगजीन ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कहा। 21 मई 1930, धरसड़ा सॉल्ट वर्क्स। गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे। नेतृत्व संभाला सरोजिनी नायडू ने। करीब 2,500 सत्याग्रही शांतिपूर्वक आगे बढ़े। फिर लाठियां चलीं। लाठियां टूट रही थीं, खोपड़ियां फट रही थीं, लेकिन एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। इतिहास ने पहली बार देखा, बिना हथियार, बिना जवाबी वार, सिर्फ साहस से एक साम्राज्य को हिलते हुए। अमेरिकी पत्रकार वेड मिलर ने लिखा, "Not one of the marchers even raised an arm to fend off the blows." पूरी दुनिया ने अहिंसा की असली ताकत देखी। 60,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन भारत डरने वाला नहीं था। अब कहानी बदलती है। रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल वही, आज़ादी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। योजना साफ थी। उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, उद्देश्य था बहरों को सुनाना। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय असेंबली, दिल्ली। खाली जगह पर बम फेंका गया, पर्चे उड़ने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। वो भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे। उन्होंने गिरफ्तारी दी, क्योंकि वो कोर्ट को अपना मंच बनाना चाहते थे। भगत सिंह को सिर्फ बम से मत पहचानिए। उन्होंने बम इसलिए फेंका ताकि देश जाग जाए, और फांसी इसलिए चुनी ताकि विचार अमर हो जाएं। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह 23 साल, सुखदेव 23 साल, राजगुरु 22 साल। फांसी तय समय से एक दिन पहले दी गई, रात 7:30 बजे। अंग्रेज डर चुके थे। उन्हें जनता के विद्रोह का डर था। फांसी से पहले तीनों गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह ने कहा, वेट, अ रेवोल्यूशनरी इज टॉकिंग टू अनदर रेवोल्यूशनरी। फिर आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद। कोई रोया नहीं, कोई झुका नहीं, और फिर सन्नाटा। तीनों के शव चुपचाप सतलुज नदी के किनारे जला दिए गए। पूरा देश शोक और आक्रोश में था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भगत सिंह की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक गहरे विचारक थे। जेल में उन्होंने ढेरों किताबें पढ़ीं, समाजवाद में विश्वास रखा। उन्होंने लिखा, वाई आई एम एन एथियस्ट। उनका मानना था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति विचारों से आती है। युवाओं को उनका संदेश साफ था, पढ़ो, समझो, जागो। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान ने लाखों युवाओं में देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी। अंग्रेज समझ चुके थे, अब भारत को डराया नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले सालों में एक और तूफान उठने वाला था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन।
और उस तूफान के पीछे खड़ा था एक आदमी जिसे दुनिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानती है। अगले भाग में 1935 से 1942 की वो कहानी जो आज़ादी की नींव को अंतिम बार हिला देगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।